Hi everyone and welcome to GS Simplified for UPSC. This is our fifth video lecture of complete agriculture course. Today's topic is public distribution system. So what do you mean by this PDS? So it is an Indian food security system, biggest welfare scheme measure going in the world. So, this concept emerged during 1942. It is a result of shortage of food grain during World War II, 1943 Bengal famine, which was an artificially made famine. तो बेसिकली कब हुआ ये जो 1942 में वार जब हुआ तो मोस्ट ऑफ द फूड वाज साइफंड या फिर कॉर्नर्ड फॉर दैट सोल्जर्स. सो इसकी वजह से 1943 में बंगाल में फेमाइन आया. वो नेचुरल नहीं था. एक होता है फेमाइन नेचुरल आया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गई. नहीं, दिस वाज मैन मेड. लाइक जो भी वहाँ का जो राशन था उसको उनके लिए रख दिया, सोल्जर्स के लिए. ठीक है. उसके बाद राशनिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1939 इन बॉम्बे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. बिफोर 1960s distribution through PDS was dependent on import of food grain. So this was basically the emergence of ration public distribution system. So now FCI. सो हमारा जो पीडीएस का जो सिस्टम है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उस पर डिपेंडेंट है. सो FCI was set up in 1965. Then in 1970s, PDS evolved into universal scheme. टिल 19 यूनिवर्सल में तो हर किसी को मिलेगा. टिल 1992 उसमें हुआ कि पीडीएस वाज जनरल एंटाइटलमेंट, सबको मिलेगा विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट. फिर वो क्या होगा, रिवैम्प्ड पीडीएस. अब क्या होता है, सब तो उस चीज के लिए मतलब सबको तो नहीं चाहिए ना. इट है सब्सिडाइज रेट फूड, तो उसको रिवैम्प कर दिया टू इम्प्रूव इट्स रीच थ्रू फार फ्लंग रिमोट इन एक्सेसिबल एरियाज. Thereafter 1997 में टारगेटेड पीडीएस फोकस ऑन पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है. उसके बाद आ गया फिर अन्नदाता आय योजना. इसी के ऊपर हमारा जो एनएफएस से बेस्ड है, एम्ड एट रिड्यूसिंग हंगर अमंगस्ट पुअर सेक्शन ऑफ बीपीएल. सो thereafter National Food Security Act 2013. It relies on existing targeted PDS to deliver food grain as a legal entitlement to poor household. तो इसमें 67% of India's population get benefit. Right to food now become a justifiable household right. So basically this was all the evolution की evolution कैसे हुआ है हमारे यहाँ पे पीडीएस का. और ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. अंडर इट फूड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज. अब एक और हो सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड. ओके. देयरआफ्टर अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे पीडीएस के. आप सोचो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी इट्स ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट वुड बी ensuring food and nutritional security. Like in India there are high people who are facing the problem of malnutrition. We have a very low rank in global hunger index. Thereafter, make food available to consumer, especially disadvantaged vulnerable section. Thereafter, ensure social justice in distribution of basic necessities of life. Like हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें जो रोटी बेसिक नेसेसिटीज है उसके बिना ह्यूमन कैन नॉट बी प्रोडक्टिव, कैन नॉट डू एनीथिंग. तो लाइक सोशल जस्टिस में होता ये है कि ना हम जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं. दैट्स व्हाई इट एंश्योर सोशल जस्टिस. Support poverty alleviation program like midday meal scheme and other ICDS, क्योंकि उसके थ्रू भी जो खाना जाता है वो पीडीएस के थ्रू जाता है. पीडीएस में जो भी प्रोक्योर होएगा उसके थ्रू होगा, and then it will be transferred to schemes like midday meal scheme, ICDS and all. Check and prevent hoarding and black marketing of essential commodities.
आफ्टर अब इसकी फंक्शनिंग क्या होगी? अब फंक्शनिंग क्या थी? पहले दो टाइप की होगी प्रोक्योरमेंट। एक तो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एक प्रोक्योरमेंट जो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। एक आप अज्यूम करो, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में ये हरियाणा स्टेट है, ये कोई आप लाइक झारखंड अज्यूम कर लो। तो इसमें क्या होगा, झारखंड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा और वहां पे इतनी प्रोडक्शन भी नहीं होगी कि लाइक स्टेट विल हैव टू प्रोक्योर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वहां से प्रोक्योर कर लेगी जितना होगा, ठीक है। और यहाँ से हरियाणा गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन वो प्रोक्योर करेगी। अगर उसके पास सरप्लस आ गया, वो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर देगी। सरप्लस स्ट्रोक इट विल बी ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जितना उसको अंडर पीडीएस चाहेगा वो इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। पीडीएस एज्यूम करो यहाँ पे 100 हुआ, ठीक है। और हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको जस्ट चाहिए 80। तो ये जो 20 जो एक्सेस है इसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देगी, ठीक है। उसके बाद 80 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी थ्रू फेयर रेम्यूनरेटिव शॉप अंडर एनएफएस से। हरियाणा गवर्नमेंट गिव 33% एफ आर एस टू वुमेन, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है। इसमें क्या होगा कि जो कॉस्ट है ना, लाइक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कोड, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करेगी, उसमें फिर कॉस्ट। तो ये शांता कुमार कमेटी ने बोला था कि देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। तो मैनी स्टेट्स हैव अडॉप्टेड दिस। अब दूसरी प्रोक्योरमेंट में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, ठीक है, एमएसपी पे सेंट्रलाइज, फिर वो स्टेट को देगी। लाइक इन मैनी स्टेट्स देयर विल बी नो व्हीट या फिर वेरी लेस व्हीट। तो वो स्टेट को बल्क एलोकेशन कर देगी, लाइक यू रिक्वायर 80, लाइक वी आर गिविंग यू 80, ठीक है। फिर वो ट्रांसपोर्टेड फॉर स्टोरेज, बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। देन फॉर स्कीम्स लाइक सीडीएस मिड डे मील स्कीम, एंड देन डिस्पोज्ड बाय एफसीआई, लिक्विडेशन। जब भी उसमें ज्यादा होएगा ना उनके पास, लाइक बफर स्टॉक में रख दिया, उसके बाद भी अगर उनके पास वो बच रहा है, ग्रेन्स बच रही है, तो एफसीआई विल डू ओपन मार्केट स्कीम लिक्विडेशन। ये क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि एफसीआई हमारे यहाँ पे क्या ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है। जितना गवर्नमेंट फार्मर्स लेके आएंगे, गवर्नमेंट विल प्रोक्योर दैट होल क्वांटिटी एट एमएसपी। दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। तो शांता कुमार कमेटी ने इससे रिगार्डिंग रिकमेंड किया हुआ है कि नो, देयर शुड नॉट बी open-ended procurement. Rather, there should be like a fixed target of every year. So this was functioning of FCI. So what are the old technological based reforms taken by some states? So digitization of ration card. So these are the states which have taken digitization. So इसमें सब कुछ अगर आप समझ सकते हो, ई राशन कार्ड होएगा तो हाउ इट विल बी बेनिफिशियल। Thereafter, computerized computerized allocation of fair price shops. So there will be transparency in allocation of these shops. Then issue of smart card in place of राशन कार्ड। तो इसमें ई डिवाइसेस होंगे, लाइक आप अज्यूम कर लो कि आपका एक एटीएम कार्ड होता है, वो स्मार्ट कार्ड रहता है, ऐसे ही उनको मिल जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी, इससे जो ट्रक की मूवमेंट होगी दैट इज ट्रांसपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स, वो टैकल होएगी। एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग, तो मान लो हर बार उनके पास मैसेज आएगा कि हाँ यू हैव टेकन दिस मच ऑफ ग्रेन, उनके भी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे है, ठीक है। यूज ऑफ वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, मतलब ये सारे इन्होंने लिए हुए हैं। दीज गवर्नमेंट्स हैव टेकन दिस टाइप ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड रिफॉर्म्स which have been taken and how technology can help in reducing the issues in PDS. सो अब आएगा पीडीएस। पीडीएस में हम काइंड ट्रांसफर होता है, कैश ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर डीबीटी होगा, डीबीटी में अगर उनको कैश दे देते हैं, लाइक जितना उनको फ्रेड फूड ग्रेन्स एलोटेबल है एनएफएसए के अंदर, उतना उसके इक्विवेलेंट वो कैश दे देंगे। तो व्हाट वुड बी इट्स बेनिफिट? तो रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूज फिजिकल मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली मार्केट से ले लेंगे। एनहेंस डाइटरी डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे तो पीडीएस है वो रिस्ट्रिक्टेड टू क्या होता है, लाइक राइस व्हीट है एज मेजर वो ग्रेन्स। लेकिन वो फिर इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सीरियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंडियन डाइटरी हैबिट।
तो मे बी वो उनके पास मनी होगी, तो दे विल बाय समथिंग एल्स, पल्सेस, मल्टी सीरियल्स. ओके, दे हैव टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू बेनिफिशियरी टू चूज देयर कंजम्पशन में. वो हो गया रिड्यूस लीकेज, facilitate better targeting, promote financial inclusion. So these are the benefits of DBT. So thereafter, what could be the advantage and disadvantage of PDS and other delivery system? So PDS का हमने बताया, कैश का भी we discuss. thereafter अगर फूड कूपन्स होंगे, फूड कूपन्स में होगा कि लाइक एक तो कैश देते हैं कि आपको कूपन देते हैं कि आपको ये कूपन मिला एंड आप इस कूपन से फ्रॉम दीज शॉप्स यू कैन बाय फूड, या फिर यू कैन बाय फूड ग्रेन्स. So there will be a problem of inflation. ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होंगे या फिर कैसे होंगे वो कूपन्स. ओके, नाउ we will discuss the functioning of FCI, because our PDS system is dependent on the efficient functioning of FCI. So FCI was set up in 1965 under Food Corporation Act 1964. So what is its primary aim? Primary aim इसका है कि procurement at MSP from farmer, distribution of food grains through PDS to vulnerable section of society. फिर उन्होंने जो प्रोक्योर किया उसको फिर वो बांटेंगे, फिर वो मेंटेन करेंगे एक बफर स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी, प्राइस स्टेबिलिटी. लाइक अगर आप कोरोना के टाइम पे देखो, ये फिर लाइक फ्रॉम आवर फूड बफर स्टॉक वी गेव फूड ग्रेन्स टू अफगानिस्तान. ओके, एंड देन टाइमली लिक्विडेशन पॉलिसी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन. अगर ज्यादा होगा अबव बफर स्टॉक नॉर्म्स, then it will liquidate. Now, what would be the issues with the functioning of FCI? So these are the points of economic survey. Government has emerged as a single largest producer and holder of food grain. अब आप हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी जहाँ पे एमएसपी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे देखोगे मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स आर बीइंग टेकन अप बाय एफसीआई. तो अगर एक ही प्लेयर होगा तो ऑब्वियसली यू नो दैट इन इकोनॉमिक्स अगर एक प्लेयर है तो देयर विल बी मोनोपोली. अगर मोनोपोली होगी तो अदर प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट कम, दे विल नॉट इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन कोल्ड स्टोरेज. अगर वो प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली अवर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल नॉट, हम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो बड़ी बड़ी नहीं आएंगी. ओके तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल नॉट डेवलप और दैट विशियस साइकिल विल कंटिन्यू. So in state like Punjab, Haryana, 80 to 90% is purchased by government. This led to monopolist in domestic grain market, lead to crowding out of private trade. So these are some technical terms you should mention in your answer and highlighting that word. This disincentivizes private sector to take long-term investment in procurement, storage, processing of these commodities. Ultimately, our food processing industries will not be developed. There will be high food wastage. If we take a data like at 2014 prices, ICR said that there is around 92,000 crore wastage. So if food grain opened for active participation of private player with government as an equal player, हम नहीं बोल रहे कि सब कुछ आप प्राइवेट प्लेयर पे छोड़ दो, गवर्नमेंट एज एन इक्वल प्लेयर would lead to more efficiency in operation and development of adequate infrastructure in storage and warehousing. Thereafter, these policies have led to burgeoning burden of food subsidy. अब यहाँ की जो फूड सब्सिडी है, इंडियाज फूड सब्सिडीज लाइक इज अ मेजर इंडियाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Growth in public investment in agriculture is negatively correlated to increase in food subsidy. आप एज्यूम करो कि लाइक समझो कि अगर एग्रीकल्चर का बजट है वो गवर्नमेंट हर साल 100 रुपीज पास करती है, तो आउट ऑफ दैट 100 रुपीज इफ 40 to 50 रुपीज आर स्पेंड ऑन दिस फूड सब्सिडी, देन समथिंग ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट फॉर दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट for improving agriculture schemes, shifting to new technology in agriculture.
So this is now negatively correlated to increase in food subsidy, decreasing demand for cereal and increasing price of cereals. प्रोडक्शन पैटर्न नोट सिंक्रोनाइज विद डिमांड पैटर्न. अब यहाँ पे प्रोडक्शन पैटर्न क्या है, यहाँ पे तो लाइक गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी, फार्मर विल प्रोड्यूस, फार्मर डोंट नो कि देयर विल बी कि डिमांड सप्लाई का क्या है. उनको अगर एमएसपी मिलेगी तो ऑब्वियसली दे विल ग्रो. सो नाउ दिस हैज बिकम अ politicized इशू. प्लस like in India there are 86% of farmer that are small and marginal. Government have to assure them by MSP, otherwise they will move in the bracket of poverty. तो ये जो एक है ना एक साइकिल सा बन गया कि गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ता है एमएसपी, और फिर वो फार्मर है वो फूड ग्रो करते हैं नॉट फ्रॉम द डिमांड अमंग द पीपल रेदर फ्रॉम द एमएसपी. So farmers are deriving their signal not from demand pattern but from government policies of procurement and distribution policies for grain. So अब क्या हो सकता है, farmers need to be empowered through direct investment, subsidies, cash transfer, which are crop neutral and do not interfere with the cropping decision of farmer. Like if we take PM Kisan, under that 6,000 are given to farmers with 2,000 installment 3 times a year. तो इसमें वो किसी मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये वो उनके फार्मर को मिलेंगे एंड दे कैन यूज इट एनी वे. तो अगर हम उसकी अगर अमाउंट बढ़ाए तो ऑब्वियसली फार्मर कैन शिफ्ट टू अदर क्रॉप्स टू. क्रॉप न्यूट्रल है वो. Open-ended procurement has led to excess of buffer stock beyond need of food security. Money locked in these excessive stock is more than 1 lakh crore. So you can assume how much our money is locked in these uh, food grains, and with time they will degrade, their quality will decrease, and there will be post-harvest losses. Loss. So lack of storage, inadequate number of godown, cover and plinth system. अभी भी आप अगर देखोगे तो कवर एंड प्लिंथ सिस्टम है हमारे यहाँ पे. तो दिस इज कॉल्ड कवर एंड प्लिंथ. तो इसमें अगर ऑब्वियसली बारिश होगी तो ऑब्वियसली दैट विल गेट डिग्रेडेड. Thereafter, high cost for government. Economic cost is 40% more than procurement price. FCI burden is touching 3 lakh crore. Poor quality of food, grain, and high wastage. Like there is insect infestation, microbiological contamination because the food is not inspected by before taking from farmers. FCI over dependent on railway but road movement better for emergency and remote areas. So now basically, FCI is dependent on railway to transport its food grains all over the India. But however, to reach the remote areas and to reach fast, they need to be use road network. Corruption highlighted by Shanta Kumar committee. 40 to 60% of the PDS food grain siphoned from FCI go down to black market. Example: Punjab wheat crisis 2016. Food inflation. 75% of marketable surplus procured by government due to which less in open market. तो obviously अगर वहां पे less होएगा market में तो that demand supply will be less, then price will go increase. Counter cyclical procurement policy. Drought areas when production is low. Government increase MSP. Stock uptake from farmer. This reduces supply of grains in open market and pushes price up. तो होता क्या है काउंटर साइक्लिकल में, एक अब ड्रॉट आ गया तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, वहां पे एमएसपी बढ़ा देगी उन प्लेसेस में. तो जो भी जितना भी लिमिटेड फूड ग्रो होगा वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी. देन इन द मार्केट देयर विल बी वेरी लेस फूड एंड दिस विल एक्चुएट ड्रॉट फर्दर. सो अब हमने एफसीआई पढ़ लिया डिटेल में, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, व्हाट आर इट्स इश्यूज. तो हम अब पढ़ेंगे इश्यूज इन फंक्शनिंग ऑफ पीडीएस. तो ऑब्वियसली यू कैन मेंशन सम पॉइंट्स ऑफ एफसीआई बिकॉज पीडीएस इज बीइंग कैरिड बाय एफसीआई. देन अदर इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एफसीआई इन पीडीएस. प्रॉब्लम फेस्ड बाय माइग्रेंट लेबर इन गेटिंग पीडीएस. Thereafter, identification of beneficiaries. PDS systems suffer from error of inclusion. Need of diversifying
फूड बास्केट प्रोवाइडेड टू मिड डे मील स्कीम या फिर पीडीएस में जो भी मिलता है उसमें हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है सो दैट द इश्यू ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और हंगर इज रिड्यूस्ड okay that should include fat protein micronutrients okay thereafter biometric authentication done at time of delivery of food grain to beneficiary have made old and disabled person vulnerable so this should be kept in mind because old person many times they are not able to like finger authentication नहीं कर पाते कई बार उनके जो वो होते हैं ना फिंगर वो फिंगरप्रिंट्स वो ब्लर हो जाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू ऑथेंटिकेट अगर ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता दे आर नॉट एबल टू टेक द फूड ग्रेन्स सो व्हाट आर द सजेशन आर एक शांता कुमार कमेटी ने बोला extend decentralized procurement to all state center should make it clear to state that in cash bonus given on top of msp center will not procure except grain under that pool कई बार क्या होता है कि स्टेट ना एमएसपी के ऊपर भी कुछ ना कुछ दे देती है पैसे फॉर पॉलिटिसाइजेशन तो उसने बोला शांता कुमार कमेटी ने कि लाइक अगर वो एमएसपी के ऊपर कुछ कैश देंगे तो दैट गवर्नमेंट विल नॉट प्रोक्योर दैट फूड क्वालिटी चेकिंग बिलो स्टैंडर्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड negotiable warehouse receipt system farmer can deposit and took loan in advance FCI should outsource its stocking operation to various agencies like Central Warehousing Corporation, private sector, State Warehousing Corporation. Pro liquidation policy, automatic market operation when stock above of buffer stock. अभी क्या होता है कि एक ऐसा नॉर्म होना चाहिए कि लाइक अगर इस लाइक हमारे यहाँ पे एज्यूम करो कि 80 बफर स्टॉक मान लो कि 80 पे हमारे यहाँ पे बफर स्टॉक इनफ है तो अगर यहाँ पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर 100 से ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली जो 100 से ऊपर जाएगा वो ऑटोमेटिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू लिक्विडेट करना चाहिए बट ऐसा होता नहीं नीड ऑफ मोर सिलोज फॉर स्टोरेज ठीक है सिलोज जो होता है ना सिलोज जो होता है एक तो हमने पढ़ा था कवर एंड प्लिंथ सिस्टम वो पॉलीथीन की शीट्स के साथ कवर कर सकते हैं सिलोज होता है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना उसमें कवर करना स्ट्रेटजी फॉलोड वर्ल्ड वाइड प्री पोजिशनिंग सिस्टम शिपमेंट तो अब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि यहाँ पे डिमांड हॉटस्पॉट है यहाँ पे हंगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट को जो स्टोर वो करना है ना वहां पे स्टोर करना चाहिए अपना फूड ताकि तब भी अगर जब भी डिमांड बढ़ी तो इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूट वेरी इजली so would be useful for state government and FCI to maintain stocks at block headquarter or panchayat in food insecure or remote areas thereafter under NFSA give 6 month ration immediately 6 महीने का आप इकट्ठा दे दो ताकि बार बार उनको भी ना आना पड़े बेनिफिशियरीज को और उनको भी ज्यादा स्टोर ना करना पड़े एफसीआई को इकोनॉमिक सर्वे कवरेज ऑफ एनएफएसए बी लिमिटेड टू बॉटम 20% फॉर अदर जो 67% एनएफएसए के अंडर उसमें से जो लोवेस्ट 20% है उनको आप बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे दो बाकियों के लिए आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ रहा है ना वो एज्यूम कर लो लाइक अभी क्या है कि अभी एज्यूम करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 20 रुपए में 20 20 रुपीज पर केजी ही इज गेटिंग द वीट सब कुछ इंक्लूड करके बट ही इज गिविंग वीट एट सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 5 kg या 2 3 kg सो इकोनॉमिक सर्वे सेड दैट फॉर द 20% पॉपुलेशन आप उसी सब्सिडाइज रेट पे दो बट फॉर अदर यू शुड गिव इट एट 20 रुपीज जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पड़ रहा है thereafter better alternative would be डीबीटी फूड कूपन स्मार्ट कार्ड ठीक है बिहेवियरल अप्रोच ऑप्ट आउट ऑप्शन इन सब्सिडी ठीक है लाइक होता है कि यू आर लाइक हम अगर हम देखें कि जो सिलेंडर की सब्सिडी है पहल उसमें भी ऐसा होता है कि देर इज अ बिहेवियर इफ यू आर एबल टू यू आर अ गुड इनकम सोर्सेज देन यू शुड नॉट टेक सब्सिडी benefit because subsidy benefit are for the vulnerable section of society similarly
अगर if among 60% of the population that is eligible for NFSA, उसमें से बहुत ज़्यादा population they don't need government support, so they should opt out from it. So this will need nudge approach. One nation, one ration card should be implemented comprehensively. Now another topic, buffer stock. तो बेसिकली बफर स्टॉक के बारे में हमने पढ़ लिया. देयर विल बी अ रिपीटिशन ओनली. सो दिस रेफर टू रिजर्व ऑफ कोमोडिटी दैट इज यूज्ड, या फिर ग्रेन्स लिख सकते हो यहाँ पे, टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन अनफोर्सिन इमरजेंसीज maintained for essential commodities like grain and pulses, introduced during fifth year plan, maintained for food security, monthly release of food grain for supply through targeted PDS, other welfare schemes, ICDES, Integrated Child Development Scheme, Midday Meal Scheme. Meeting emergency situation failure, natural disaster, help during COVID-19 crisis, exporting grains to Afghanistan and during Ukraine crisis too. Then price stabilization for market, ठीक है. लाइक जब भी अगर मार्केट में ज़्यादा होगा तो दे विल ओपन मार्केट लिक्विडेशन. whenever there be a shortage in market they will मार्केट में वो बेच देंगे. देर आफ्टर अब इसमें होता है दो टाइप के. ऑपरेशनल स्टॉक लाइक वो फिर मंथली जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है टीपीडीएस या फिर वेलफेयर स्कीम के अंदर, तो वो ऑपरेशनल स्टॉक है. देन फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर मीटिंग शॉर्टफॉल इन प्रोक्योरमेंट. ऐसा हो सकता है कि इस साल वीट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुई, तो एफसीआई ने पिछली साल फूड सिक्योरिटी स्टॉक रखा होगा, वो अगले साल काम आ जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी स्टॉक. सो स्टॉक ओवर 4 months ऑफ फूड सिक्योरिटी स्टॉक एंड एक्सेस ऑफ स्टॉक अबव नॉर्म. तो इसमें है कि बेसिकली ये इन दोनों को रख के जितना इनमें रखा जाएगा, उसके अलावा अगर 4 month का ये स्टॉक हमारे पास फूड सिक्योरिटी स्टॉक, उसके बाद हमें रखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हमें टाइम टू टाइम ओपनली लिक्विडेट कर देना चाहिए. ओके. सो व्हाई देयर इज एक्सेस ऑफ बफर स्टॉक. शांता कुमार कमेटी बोलती है कि एक्सपोर्ट बैन, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, lack of proactive liquidation policy, lack of coordination between FCI and Commerce Ministry which decide buffer norm. रखना FCI को है, डिसाइड कौन कर रहा है, कमर्स मिनिस्ट्री. ऑब्वियसली देयर विल बी कम्युनिकेशन गैप. करंट सिस्टम ऑफ ओपन मार्केट लिक्विडेशन एंड एक्सपोर्ट इज वेरी स्लो. सो अभी का जो है ना कि हमें एक्सपोर्ट करना है या इक्वल लिक्विडेशन करना, वो वेरी स्लो और टार्डी प्रोसेस है. ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं. आर्टिफिशियल फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट अवर एक्सपोर्ट. 1 lakh crore locked in excess. बफर स्टॉक वेस्टेज. बफर स्टॉक हमारे यहाँ पे 40 मिलियन टन है, बट हमारे यहाँ पे करंटली 74 मिलियन टन के अराउंड वो है. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. तो शांता कुमार कमेटी बोलते हैं देयर शुड बी प्रो लिक्विडेशन पॉलिसी whenever above buffer stock. Open-ended procurement policies should be relooked. Should have only 5 million metric ton in physical stock and 5 million metric ton in foreign reserve equivalent money, as wheat is abundant in world market. तो ये बोलता है कि 5 मिलियन टन आप रखो, 5 मिलियन मैट्रिक टन के इक्विवेलेंट आप फॉरेन रिजर्व रखो, क्योंकि जो आज एट प्रेजेंट टाइम इन वर्ल्ड मार्केट फूड ग्रेन फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है अबेंडेंट है. तो आप अगर कहीं ना कहीं ये जो आपने फॉरेन रिजर्व रखा होगा वहां से उसको उठा सकते हो उस मनी के थ्रू. So these are the recommendation of Shanta Kumar committee. So this was our today's video lecture. If you like the content, do subscribe to my YouTube channel GS Simplified for UPSC. Do share the video, and this is a free answer evaluation for beginners. Send your answer in PDF format. Will give remarks as per a standard. And this is my Telegram channel GS Simplified for UPSC. Also, the link of channel is given in description box. Thank you, and thank you everyone.